टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट। मैंने दो टॉपिक ऑलरेडी कवर करा दिए हैं, एक है इनकॉर्पोरेशन और दूसरा है मेमोरेंडम। तो उन दो लेक्चर्स का जो वीडियो लिंक है जिसमें मैंने अमेंडमेंट्स और रिवीजन डिस्कस किए थे इन दो चैप्टर्स पे, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आज हम लोग का एजेंडा है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट। इसमें जो जो अमेंडमेंट्स आए हैं वो तो डिस्कस करेंगे ही, और अमेंडमेंट से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक है उसको मैं एक बार पूरा रिवाइज भी करवा दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ये नोट्स है, ठीक है, दीज आर द नोट्स। दिस इज टोटल 8 पेजेस का नोट्स, और इसका लिंक जो है ना वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल दूंगा, तो आप ये नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ से आज मेरा डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं आज के सेशन में अमेंडमेंट और रिविजन में? हम लोग ये 4 टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं जो बोर्ड पे तुमको दिखाई दे रहा होगा। नंबर 1 डीम्ड प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 25 के अंदर थोड़ा सा रिवाइज कराना है, अच्छा पॉइंट है। नंबर 2 प्रोस्पेक्टस, जो कि महा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 26। इसको हम लोग याद करने के लिए हमेशा बोलते हैं ना, स्पेशल 26। प्रोस्पेक्टस का सेक्शन तो पता होना ही चाहिए अपने को। थर्ड है डीमैट। डीमैट में बहुत बड़ा अमेंडमेंट आया है, रूल 9A, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर्म पास 6। एंड लास्ट प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट टॉपिक के बारे में बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है, तो मैं पूरा रिवाइज भी करा दूंगा और अमेंडमेंट भी बता दूंगा ना। जो टॉपिक आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं, ये प्रोस्पेक्टस और अमेंडमेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये टॉपिक बहुत मतलब हार्ड लगता है। हार्ड इससे लगता है बिकॉज नॉलेज लेवल कम होती है, आईपीओ की उतनी समझ नहीं होती कि स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है, स्टॉक मार्केट में कितने एंटिटीज होते हैं, इसलिए थोड़ी सी टॉपिक हार्ड लगती है। अदरवाइज ऐसे कोई हार्ड नहीं है। जब मैं लेक्चर कवर कराता हूँ तो पहला एक क्लास तो पूरा 2-2.5 घंटे का इंट्रोडक्शन पे जाता है, जहाँ स्टॉक मार्केट के सारे इंटरमीडिएट्स वगैरह मैं डिस्कस करता हूँ। वो तुम अपने कॉपी में देख भी सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो, एंड देन यू कैन स्टार्ट दिस चैप्टर। जब भी रिवाइज करने बैठो, यू ऑलवेज स्टार्ट विद द कॉपी नोट्स, उससे इजी रहेगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं ये प्रोस्पेक्टस। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे लूं, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा। कोई भी कंपनी को अगर स्टॉक मार्केट से फंड रेस करना है, कहां से रेस करना है? स्टॉक मार्केट से फंड रेस करना है, ठीक है। तो उसको पब्लिक ऑफर लेके आना पड़ेगा। पब्लिक ऑफर, पीओ। पब्लिक ऑफर, पीओ, ये दो टाइप का हो सकता है, आईपीओ, एफपीओ। आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ स्टैंड्स फॉर फर्दर पब्लिक ऑफर या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ठीक है। तो पब्लिक इशू करने के लिए कंपनी हैज टू गिव ऑल द डिटेल्स अबाउट द कंपनी टू द इन्वेस्टर्स, बिकॉज इन्वेस्टर्स विल वांट फुल इंफॉर्मेशन बिफोर सब्सक्राइबिंग फॉर योर सिक्योरिटीज। तो कंपनी वो इंफॉर्मेशन शेयर कैसे करती है? थ्रू अ वेरी फैट डॉक्यूमेंट कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस अभी कोरोना के टाइम पे तो सब ऑनलाइन ही आ रहा है, हार्ड कॉपी है नहीं, वरना मैं तुमको बताता हूँ प्रोस्पेक्टस काफ़ी फैट होता है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 500 to 600 पेजेस का डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स कंपनी का फाइनेंशियल्स ऑल्सो ऑफ लास्ट 5 years प्लस अदर डिटेल्स। सो बहुत ही मतलब लाइक ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर, जिसको एनालाइज करके बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ये देखते हैं कि इस कंपनी का प्रॉस्पेक्ट कैसा है, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो दैट इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट प्रॉस्पेक्टस। ओके, सो प्रॉस्पेक्टस में ये एक सेक्शन नंबर है 25, इट इज ऑन डीम्ड प्रॉस्पेक्टस। इसको दो नाम लिख लो, ऑफर फॉर सेल, ऑल्सो रेफर्ड टू एज डीम्ड प्रॉस्पेक्टस, ठीक है। तो ये सेक्शन 25 दो चीज के लिए जाना जाता है, या तो आप इसको बोलो ऑफर फॉर सेल या आप बोलो डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अब इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है, एक बार मैं कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूं अपने क्लास डायग्राम से। बोर्ड पे ध्यान देना प्लीज। सेक्शन नंबर 25। अच्छा, चैप्टर के जो नोट्स वगैरह होते हैं, ये तो जैसे मैंने इसका लिंक दे दिया वेबसाइट पे, और ये जो क्लास डिस्कशन है, दिस यू आर सपोज टू राइट डाउन एंड कॉपी। ओके, अगर मान लो तुमने क्लास नहीं की और तुमको ये चाहिए, तो तुम वीडियो तो यूट्यूब पे तुम पॉज करो, कॉपी करो। ये सब क्लास नोट्स आर नॉट शेयर्ड इन पीडीएफ फॉर्म। ओके, तो थोड़ी मेहनत तो तुमको भी करनी चाहिए। सारी मेहनत थारी मेरे ऊपर तो नहीं है ना, थोड़ी तो तुमको ही मेहनत करनी चाहिए, कॉपी करना चाहिए। अगर और फिर स्टूडेंट अगर कॉपी नहीं करेंगे तो एग्जाम में लिख के कैसे आएंगे? कई स्टूडेंट्स का ये होता है कि हमसे एग्जाम में लिखा नहीं जाता, तो लिखा तुमने है ही नहीं कभी पहले, तो एग्जाम में अचानक जाके थोड़ा लिखोगे। थ्योरी पेपर्स में भी बहुत क्वांटिटी लिखना चाहिए, तब जाके एक परफेक्शन आता है। इधर स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 25 डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ये फंडा क्या है कि कंपनी अपने शेयर्स डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को नहीं बेच रही। देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, गौर करना थोड़ा। ये है कंपनी।
कंपनी वॉन्ट्स टू इशू द सिक्योरिटीज, तो कंपनी को अपने बोलते हैं इशूअर, ठीक है। कंपनी किसको बेचना चाहती है? इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स कौन है? ये रहा इन्वेस्टर, इन्वेस्टर इज पब्लिक, ठीक है। पर कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर को नहीं दे रही, कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर को नहीं दे रही है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो कि कंपनी अपने प्राइसेस को लेके श्योर नहीं है, फिर लीगल कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, उससे कंपनी परेशान है, ठीक है। और कंपनी धीरे धीरे मार्केट में अपना शेयर्स लाना चाहती है, कई रीजंस हो सकते हैं उसके। तो कंपनी डायरेक्टली नहीं देखी, क्या करती है, एक इनडायरेक्ट तरीका अपनाती है। कंपनी अपने सारे शेयर्स, जितना भी उसको पैसा रेस करना है उसके हिसाब से, वो किसी दूसरे एंटिटी को इशू कर देती है। दूसरा एंटिटी बोले तो बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, कोई फर्म हो गया, एलएलपी पार्टनरशिप फर्म। तो कंपनी अपने सिक्योरिटीज उनको इशू कर देती है और फिर वो लोग उसको बेचते हैं पब्लिक को, दे सेल इट टू पब्लिक। तो अब अगर ये जो बीच वाला इंस्टीट्यूशन है, ये अगर पब्लिक को शेयर सेल करेगा तो कुछ तो ऑफर या एडवर्टाइजमेंट निकालना पड़ेगा। अगर कोई भी सामान बेचना है तो उसके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट या कुछ ऑफर निकालना पड़ेगा, तो उस एडवर्टाइजमेंट को अपने बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। तो ये जो तुमको येलो कलर का डॉक्यूमेंट दिख रहा है इसको बोलते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट, या फिर वी कैन कॉल इट ऑफर फॉर सेल, ठीक है। नाउ इसी ऑफर फॉर सेल को बोला जाता है, माना जाता है एज डीम्ड प्रोस्पेक्टस। इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम? डीम्ड प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अब नॉर्मली तो ये सब कुछ सही तरीके से होता है, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ है तो सेबी की निगाहें हमेशा इस पर रहती है। सेबी इसको पकड़ लेगा, सेबी आइडेंटिफाई करेगा कि कंपनी का एक्चुअल पर्पस जनता को ही देना था, पर कंपनी ने घुमाकर जानबूझ के दिया टू अवॉइड द लीगल कंप्लायंसेस ऑफ अ पब्लिक ऑफर। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए दो पहचान के फैक्टर्स निकाल रखे हैं। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, जल्दी जल्दी मतलब कंपनी ने बैंक को शेयर्स दिया और बैंक ने 6 महीने के अंदर ही, कितना, 6 महीने के अंदर ही मार्केट में ऑफलोड कर दिया, तो इसका मतलब इन लोगों का पहले से ही इरादा था कि कंपनी पब्लिक को देना चाहती है। क्योंकि वरना आप ही खुद सोचो, अगर कंपनी भारी मात्रा में शेयर्स किसी बैंक वगैरह को दे रही है तो उसके ऊपर एक लॉक इन पीरियड होगा 2 साल 3 साल का, पर वहां तो वो 6 महीने में बेचने को खड़े हो गए, तो इसका मतलब पहले से पूरा प्लानिंग था कि बेचना है पब्लिक को। दूसरा और एक इंडिकेटर है, अगर कंपनी शेयर्स अलॉट कर रही है तो बदले में कंपनी क्या चाहेगी? पैसा, कि हमको पैसा दे दो। तो ऐसे हालातों में अगर ये देखा जाता है कि पूरा कॉन्सेंट्रेशन मनी अभी तक नहीं मिला है, बल्कि वो जनता को पहले बैंक बेचेगा और फिर आएगा, तो इसका मतलब पहले से वहां पे एक इंडिकेटर हो गया कि ये लोग का टारगेट ही था पब्लिक से पैसा रेस करने का, ठीक है। तो देयर आर 2 इंडिकेटर्स फॉर दिस, जिससे समझ में आएगा कि ये ऑफर फॉर सेल एक्चुअली डीम्ड प्रोस्पेक्टस है या नहीं है। एवरी ऑफर फॉर सेल इज नॉट डीम्ड प्रोस्पेक्टस। मैं फिर से बोल रहा हूं, एवरी ऑफर फॉर सेल इज नॉट डीम्ड प्रोस्पेक्टस। वो कंडीशंस देख के पता चलता है कि इनका इंटेंशन क्या था। अगर इंटेंशन ऑफ कंपनी वज, अगर कंपनी का इंटेंशन था पब्लिक से पैसा रेस करने का, अगर कंपनी का इंटेंशन था पब्लिक से पैसा रेस करने का तब तो ये डीम्ड ऑफर है, वरना ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस नहीं है। तो यहां इंटेंशन सबसे बड़ा चीज है, ठीक है। अगर कंपनी का इंटेंशन बैंक से ही पैसा रेस करना था तब तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट है, तब वो डॉक्यूमेंट डीम्ड प्रोस्पेक्टस नहीं है। पर अगर इंटेंशन देख के लग रहा है कि कंपनी पब्लिक से ही पैसा रेस करना चाहती थी, स्टॉक मार्केट से ही पैसा रेस करना चाहती थी, देन एंड देन ओनली दैट ऑफर फॉर सेल इज डीम्ड प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अब ये इंटेंशन पता कैसे चलता है? इसके लिए 2 इंडिकेटर्स है, जैसा कि मैंने बताया ना अभी 2 इंडिकेटर्स। पहला इंडिकेटर, फर्स्ट इंडिकेटर, बैंक या थर्ड पार्टी, जो भी ये थर्ड पार्टी है, बैंक बोल लो, एफआई बोल लो, बॉडी कॉर्पोरेट, ये बहुत जल्दी पब्लिक को इशू कर रहा है, मतलब इनको मिला और ये हाथों हाथ पब्लिक में बेचने के लिए खड़े हो गए विद इन 6 मंथ्स। तो इतनी जल्दी सेल कर रहे हैं तभी क्योंकि पहले से इरादा होगा पब्लिक से पैसा रेस
करने का। दूसरा इंडिकेटर, ठीक है, पॉज। हाँ, फर्स्ट इंडिकेटर है कि बैंक बहुत जल्दी मार्केट में ऑफलोड कर रहा है 6 मंथ्स के अंदर। दूसरा इंडिकेटर है अभी तक बैंक ने कंपनी को पूरा पैसा दिया नहीं, तो मतलब बैंक वेट कर रहा है कि पहले पब्लिक को सेल करके पैसा रेज करे और फिर जाके इसको कंपनी को देंगे। फुल कंसिडरेशन नॉट येट पेड, ठीक है। तो जब भी कंपनी का ऐसा इंटेंशन दिखेगा फ्रॉम द इंडिकेटर्स, देन दैट ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑफर फॉर सेल विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ये था रिवीजन। अब आते हैं अमेंडमेंट। ये देखो इधर पहला पॉइंट, डीम्ड प्रोस्पेक्टस वेयर अ कंपनी अलॉट्स एनी सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी विथ अ व्यू। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इंटेंशन, विद द इंटेंशन टू ऑल और एनी ऑफ दो सिक्योरिटीज बीइंग ऑफर्ड टू पब्लिक। तो मतलब इंटेंशन की बात है। एवरी ऑफर फॉर सेल इज नॉट डीम्ड प्रोस्पेक्टस। जहां इंटेंशन ऐसा हो कि पब्लिक को देना है, वहां पर इसको डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। इंटेंशन। अच्छा, अब इंटेंशन को कैसे नापेंगे? ये रहे दो इंडिकेटर्स, ये रहे वो दो इंडिकेटर्स। कंपनी ने जिस थर्ड पार्टी को दिया, जैसे बैंक, एफआई, बॉडी कॉर्पोरेट फर्म, वो 6 महीने के अंदर ही सेल कर रहा है पब्लिक को, तो ये एक इंडिकेटर हुआ। और दूसरा इंडिकेटर है अभी तक बैंक ने पैसा पूरा नहीं दिया है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये दोनों इंडिकेटर्स एक साथ होंगे, वन ऑफ द टू इज गुड इनफ, ठीक है। वन और ए और बी, जरूरी नहीं कि दोनों इंडिकेटर ही होने चाहिए, वन ऑफ द टू इंडिकेटर से भी काम हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तब फिर क्या होगा? तो हम लोगों को बोला जा रहा है इफेक्ट ऑफ डीम्ड पब्लिक ऑफर। ये रहे कुछ इफेक्ट्स, यहां टोटल 3 इफेक्ट्स हैं, 1 2 3, ये देख रहे हो। अगर ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस है तो इसके टोटल 3 इफेक्ट्स हैं। व्हेन यू रीड दिस लैंग्वेज, ये बहुत हार्ड लगेगा, ये लैंग्वेज बहुत हार्ड लगेगा, इसीलिए मैं इस लैंग्वेज को एकदम सिंप्लीफाई करके अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं और लिख भी दूंगा ताकि तुमको कोई दिक्कत नहीं हो। ओके, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो एक बार इसको अपने नीचे यहीं पे लिख ले, यहां पर इफेक्ट ऑफ डीम्ड पब्लिक ऑफर। एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखूंगा, बुक की लैंग्वेज तुमको मैं पहले से बोल रहा हूं थोड़ी सी हार्ड लगेगी। फर्स्ट इफेक्ट तो ये है कि जो ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट, मान लो ये ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक को दिया गया, बैंक वालों ने ये ऑफर फॉर सेल पब्लिक को दिया था, तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर, ऑफर फॉर सेल के अंदर ये बताना पड़ेगा कि अब तक बैंक ने कंपनी को कितना पैसा दे दिया है और कितना और दिया जाएगा, ठीक है। अमाउंट ऑलरेडी received by company and amount yet to be received by company. तो there should be a complete transparency. शेयर होल्डर्स, ये इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए कि हम लोग कंपनी से डायरेक्टली नहीं खरीद के, बैंक से तो खरीद रहे हैं, पर अब तक कंपनी को कितना पैसा मिल चुका और कितना और मिलना बाकी है। दूसरा, अगर कंपनी ने बैंक को सारा शेयर्स दिया है तो कंपनी और बैंक के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल्स चाहिए, डिटेल्स ऑफ इंस्पेक्शन फैसिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द बैंक। तो बैंक और कंपनी के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी कहां से मिल सकती है, कहां पर जाके देख सकते हैं, ये डिटेल्स ऑफर फॉर सेल में रहना चाहिए। तो आपको ये 2 डिटेल्स ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट में डालने पड़ेंगे। ये हुआ 1 नंबर बात। थर्ड, आज बैंक या एफआई या जो भी थर्ड पार्टी है, बॉडी कॉर्पोरेट फर्म, जो ऑफर फॉर सेल निकाल रही है, तो उनके ऑफर फॉर सेल पर जिन जिन ने भी साइन किया है, उनकी लायबिलिटी विल बी सेम एज द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी।
जब कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी अगर खुद इशू करती, पब्लिक इशू करती, तो प्रोस्पेक्टस में डायरेक्टर्स का साइन होता और डायरेक्टर्स की लायबिलिटी होती अंडर सेक्शन 34 एंड 35, क्रिमिनल लायबिलिटी, सिविल लायबिलिटी। वैसे ही ऑफर फॉर सेल के लिए भी जो भी साइन कर रहा है उसमें उसकी लायबिलिटी भी बिल्कुल कंपनी के डायरेक्टर्स जैसी ही लायबिलिटी होगी। सिग्नेटरीज in offer for sale shall have same liability as directors of the company। तो कंपनी के डायरेक्टर्स की जो लायबिलिटी होती है ना कि उसमें प्रोस्पेक्टस में कुछ भी झूठ नहीं होना चाहिए, सब सही होना चाहिए, बिल्कुल वैसी ही लायबिलिटी बैंक के ऑफिसर्स पे भी आ जाएगी जिनका साइन पड़ा है ऑफर फॉर सेल में। ठीक है, अब ये सब छोटे छोटे चीज़ें जो मैं एकदम डिटेल में पढ़ाता हूँ, इसके 2-3 रीजंस होते हैं। फर्स्ट तो क्या होता है कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है, ये कभी भी उठ के अचानक से एग्ज़ाम में आ जाएगा और एग्ज़ाम में आने के बाद तो फिर सब कोई पढ़ना चालू कर देंगे, एग्ज़ाम में जब तक आता नहीं है तब तक कोई पढ़ाने में इंटरेस्टेड रहता नहीं है। दूसरी बात है ये हार्ड है, इसका लैंग्वेज हार्ड है। अगर मैं इसको लैंग्वेज को सपोज नहीं समझाऊं, ये 2 पैराग्राफ से ये रहा ना वो पैराग्राफ, सपोज ये लैंग्वेज मैं तुमको नहीं समझाऊं तो मेरे बुक में कितना ही लिखा हो, घर में तुमको कभी भी समझ में नहीं आएगा, तुम हमेशा अटकते रहोगे। तो बेहतर होता है कि इसको यहीं पे क्लासरूम में कवर कर दिया जाए, डिस्कशन हो जाए, ताकि घर पे फिर कोई डाउट नहीं आए, इसीलिए इसको डिटेल में कवर करते हैं। ठीक है, ये हुआ कि इफेक्ट। अगर ऑफर फॉर सेल डीम्ड, ये जो ऑफर फॉर सेल है येलो कलर का डॉक्यूमेंट, अगर ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस है और ये डीम्ड ऑफर माना जाएगा तो इसके 3 इफेक्ट्स होंगे जो हमको याद रखने एग्जाम के लिए। पहला, ऑफर फॉर सेल शैल मेंशन द नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी एंड येट टू बी रिसीव्ड बाय द कंपनी। सेकंड, द ऑफर फॉर सेल must also specify the procedure or the facility for inspection of the contract between the company and the bank's FI, etc. Third, the officers of the bank or the other entity which is selling who have signed the offer for sale shall bear same liability as the directors of the company. अच्छा, ये ऑफर फॉर सेल पे भी तो साइन करना पड़ेगा ना। ऑफर फॉर सेल पे साइन कौन करेगा? 2 ऑफिसर। अच्छा, ये जो इशूइंग एंटिटी उस पर डिपेंड करता है। इधर देखो, ये इशूइंग एंटिटी कौन है? अगर ये इशूइंग एंटिटी कोई कंपनी है तो कम से कम 2 डायरेक्टर साइन कर देंगे इसके, और अगर कोई फर्म है तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल पार्टनर्स साइन करेंगे। ठीक है, देख लो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, बाय 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और 1/2 ऑफ द पार्टनर्स इफ इट इज अ फर्म। अब ये छोटा सा पॉइंट जो है ये तुम्हारे MCQ वगैरह में वो लोग पूछ सकते हैं। ओके, ये हुआ डीम्ड ऑफर, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, सेक्शन नंबर 25। ये आज का अपना पहला टॉपिक था। तो तुम देख रहे हो कि मैं सिर्फ अमेंडमेंट नहीं बता रहा बल्कि मैं पूरा रिवाइज भी करा रहा हूँ, डिटेल्स भी डिस्कस कर रहा हूँ, और ये एक्चुअली में हार्ड चैप्टर है। ठीक है, 4 टॉपिक्स है जो डिस्कस करने हैं। ऑब्वियसली यूट्यूब पे तो तुम आगे स्किप करके भी जा सकते हो, पर मैंने अपनी तरफ से सब एक बार एक्सप्लेन कर दिया। सेकेंड टॉपिक आज का डिस्कशन जो है वो है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या होना चाहिए, इसके ऊपर एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 26। याद रखने के लिए हमेशा हम लोग बोलते हैं स्पेशल 26। ये रहा, याद करने के लिए क्या बोलेंगे? स्पेशल 26। तो प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये रहा पूरा का पूरा डिस्कशन। ये रहे नोट्स तुम्हारे सामने आंखों के, एकदम सिंपल ही मेरा बनाया हुआ नोट्स है। अब इसी को 1 पेज का अप्रोक्सीमेटली, अब इसी को मैं और सिंपल भाषा में कन्वर्ट करके कॉपी में दिखा रहा हूं तुमको। ओके ना, ये रहा, ये स्टार्ट हो गया। हड़बड़ी मत करो, ऐसा कुछ राइटअप आए तो उसको कॉपी करो। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस प्लीज डाल लो वरना बहुत दिक्कत होगी। मैं बता रहा हूँ, थ्योरी पेपर्स में मार्क्स कम इसलिए भी आते हैं कि वो एग्जाम में लिखने की आदत होती ही नहीं है, तो राइटिंग प्रैक्टिस तो चाहिए। मुझे 8 ईयर्स हो गए, 8.5 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए लॉ पेपर्स वगैरह। तो मैं जब भी क्लास दिया हूँ, मेरे सारे स्टूडेंट से बात जानते हैं कि मेरा बोर्ड वर्क बहुत ज़्यादा होता है।
मैं बोर्ड पे बहुत एक्सटेंसिवली लिखता हूँ और सुंदर से लिखता हूँ, मतलब प्रॉपर कॉपी नोट्स फॉर्मेट में लिखता हूँ, ये नहीं कि बस घेची मेची करके बता दिया, प्रॉपर अच्छी तरह से। बिकॉज जब तक एक स्टूडेंट थ्योरी को भी कॉपी में लिखना नहीं सीखेगा, ठीक है, अच्छे तरीके से, तब तक वो एग्जाम में एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। अभी टैक्स की बात आप कर लो, टैक्स में सम्स के अलावा दुनिया भर के रिटन प्रोविजंस होते हैं, रिटन क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं, सम्स के बनस्बत कम होते हैं, ठीक है। अब अगर स्टूडेंट्स वो कॉपी में ना लिखे तो एग्जाम में लिख नहीं पाएगा, मैं बता रहा हूं तुमको। तो ये लिखने की आदत बहुत जरूरी है। इट इज बेटर दैट यू राइट इट डाउन, एक प्रैक्टिस हो जाएगा तुम्हारा, कहीं जाने वाला नहीं है नॉलेज, ठीक है। इधर सेक्शन 26, सबसे पहला चीज याद रखो कि प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या रहेगा। पहले ये सेक्शन बहुत लंबा था, इस सेक्शन से जो जुड़ा हुआ एक रूल था, रूल में बहुत डिटेल्स डाले हुए थे कि ये होना चाहिए। बाद में उन्होंने वो सब हटा दिया और सीधा 3 शब्द लिख दिए, बस 3 शब्द, बोला ये 3 चीजें होनी चाहिए प्रोस्पेक्टस के अंदर, एज स्पेसिफाइड बाय सेबी रेगुलेशन, एज स्पेसिफाइड बाय सेबी रेगुलेशन। तो सेबी ने इसके ऊपर रेगुलेशंस निकाल रखा ऑलरेडी, उसका नाम है सेबी ICDR रेगुलेशंस 2018। ये सेबी ICDR रेगुलेशंस जो है ये फाइनल में आता है, इंटर में नहीं आता है, ओके। तो सेबी ने ऑलरेडी बता रखा है क्या क्या होगा, तो हमें बस सेबी रेगुलेशंस का नाम लेना है कि प्रोस्पेक्टस में वो सब चीजें होनी चाहिए जो सेबी रेगुलेशंस में दी हुई हैं, और साथ में ये 3 चीजें चाहिए। वो 3 चीजें क्या है? डेट, प्रोस्पेक्टस में डेट होना चाहिए। डेट का पर्पस ये ताकि पता चले कि प्रोस्पेक्टस के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो कब तक अपडेटेड है। मतलब देखो, कंपनी की इंफॉर्मेशन तो चेंज होते जा रही है टाइम टू टाइम। आज ये कोरोना आया तो कोरोना की वजह से तो हर कंपनी के बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ेगा, सबका सेम तो रह नहीं सकता। तो डेट से ये पता चलता है कि जो इंफॉर्मेशन हम प्रोस्पेक्टस में देख रहे हैं वो लास्ट कब अपडेट हुआ था। सेकेंड, इंफॉर्मेशन, कौन सा इंफॉर्मेशन? वही इंफॉर्मेशन जो सेबी रेगुलेशंस में दिया हुआ है। थर्ड, रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स के अंदर क्या क्या रिपोर्ट आएगा? आई विल टेल यू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, ऑडिटर रिपोर्ट होता है लास्ट 5 ईयर्स का, एक्सपर्ट्स का स्टेटमेंट होता है, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से मिला हुआ जो क्रेडिट रेटिंग है उसका रिपोर्ट होता है, तो ऑल दैट आर रिपोर्ट्स। तो ये 3 इंफॉर्मेशन याद कर लो एकदम, DIR, डिर, डी से डेट, आई से इंफॉर्मेशन, आर से रिपोर्ट। इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स वो जो सेबी रेगुलेशंस में बताया गया है, ये रहा सेबी रेगुलेशंस का नाम, ठीक है। तुम अगर सेबी रेगुलेशन का बस नाम भी लिख के आ जाओगे दैट इज गुड इनफ, ओके, उतना ही काफी है, तुमको सेबी रेगुलेशन पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है। ये हो गया मैटर, फर्स्ट पॉइंट था, दिस वाज आवर फर्स्ट पॉइंट, ओके। मैटर्स टू बी डिस्क्लोज्ड। सेकेंड पॉइंट है कंप्लायंसेस। आपको सारे लीगल कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। कौन से? कंपनीज एक्ट, सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सेबी रेगुलेशंस, ये आपको सब करना पड़ेगा। थर्ड, समटाइम्स क्या होता है कि प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई एक्सपर्ट का स्टेटमेंट रहता है, उधर बोर्ड पे देखते रहना, ये ब्लू कलर में जो हाईलाइट किया मैंने, देखो, प्रोस्पेक्टस के अंदर एक्सपर्ट का स्टेटमेंट होता है। एक्सपर्ट का कोई एग्जांपल बताओ, बता रहा हूं मैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एन एक्सपर्ट, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑडिट रिपोर्ट होती है, इंजीनियर या वैल्यूअर्स की रिपोर्ट हो सकती है, क्रिसिल का रिपोर्ट हो सकता है, क्रिसिल मतलब होता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, उसका रिपोर्ट हो सकता है। तो इन सबको बोलते हैं एक्सपर्ट्स स्टेटमेंट। एक्सपर्ट स्टेटमेंट से फायदा क्या होता है कि प्रोस्पेक्टस की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। आज जैसे आप समझो, सपोज तुम कोलगेट का ब्रश करते हो या पेप्सोडेंट करते हो, तो कोलगेट या पेप्सोडेंट में अगर तुम वो ट्यूब को पलटोगे तो उसमें देखना लिखा रहता है FDA अप्रूव्ड, ठीक है। इसका मतलब भारत सरकार के एक संगठन ने उसको अप्रूव किया है कि ये सही है। तो इस पे हम लोग, इससे क्या होता है, कस्टमर का विश्वास बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? एग्जैक्टली वही पर्पस है। प्रोस्पेक्टस के अंदर अगर एक्सपर्ट स्टेटमेंट डालेंगे तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उस इंफॉर्मेशन के ऊपर। नाउ एक्सपर्ट स्टेटमेंट को लेके 3 इंपॉर्टेंट बातें, ये ब्लैक कलर में देखो। एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट है वो आप अपने प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड कर रहे हो, तो इसके लिए आपको एक्सपर्ट से राइटिंग में परमिशन लेना पड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। आप एक्सपर्ट का रिपोर्ट अगर प्रोस्पेक्टस में लिख के सबको सर्कुलेट करोगे तो आपको एक्सपर्ट का परमिशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टस की जो कॉपी होती है ना, वो हमें ROC के पास फाइल करनी पड़ती है। एक बहुत जरूरी चीज सुन लो, बहुत जरूरी बोल रहा हूं, सुन लो। कंपनी ROC, पहले हम लोग बोलते थे रजिस्टर
प्रोस्पेक्टस विथ आरओसी। अब ये रजिस्टर वर्ड हट गया, इसके बदले बोलेंगे फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस विथ आरओसी। तो अमेंडमेंट तो सिर्फ एक वर्ड का है कि सेक्शन नंबर 26 के अंदर जहां जहां रजिस्टर रजिस्ट्रेशन था उसको हटाकर एक वर्ड यूज किया गया, फाइलिंग। पहले आप बोला करते थे रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, अब आप रजिस्ट्रेशन वर्ड यूज नहीं करोगे, आप बोलोगे फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये मेन अमेंडमेंट है। लेकिन जब समझ ही रहे हैं तो पूरा ही देखें अच्छे से, ठीक है। तो आप प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास जमा करते हो, द एक्सपर्ट जिसका रिपोर्ट आपने इंक्लूड किया है अपने प्रोस्पेक्टस में, जिससे आपने राइटिंग में कंसेंट लिया है, ही शुड नॉट हैव विथड्रॉन द कंसेंट बिफोर डिलीवरी ऑफ द प्रोस्पेक्टस टू आरओसी। आप प्रोस्पेक्टस जब आरओसी के पास जमा करते हो उसके पहले तक एक्सपर्ट ने अपना वो रिटन कंसेंट वापस नहीं लिया है। थर्ड, आपको ये दो बातें ए और बी ये आपको प्रोस्पेक्टस के अंदर लिख के बतानी पड़ेंगी कि हमने एक्सपर्ट का रिटन कंसेंट ले लिया है फॉर इंक्लूडिंग इस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, और एक्सपर्ट ने अपना कंसेंट विड्रॉ नहीं किया है। ये हो गया एक्सपर्ट का पॉइंट। चौथा, प्रोस्पेक्टस की एक्सपायरी कितनी की होती है? 90 डेज की। शेल्फ प्रोस्पेक्टस की 1 साल होती है, रेगुलर प्रोस्पेक्टस की 90 डेज होती है। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। 5, अच्छा ये 5 नंबर टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, इसको लेके मैं पहले से बोल रहा हूं सावधान हो जाओ। ये टॉपिक, ये जो सर्कल किया अभी, ये एक्चुअली हट चुका है। एक्चुअली ये हट चुका है। ये सेक्शन 26 में कभी था भी नहीं, अब है भी नहीं। जैसे यहां पे देखो क्या लिखा है, आरओसी में रिफ्यूज टू रजिस्टर प्रोस्पेक्टस। अब हम रजिस्टर प्रोस्पेक्टस बोलते ही नहीं, हम तो बोलते हैं फाइलिंग। आरओसी कोई नहीं होता मंजूर करने वाला, हमें तो बस फाइलिंग करना है, वो रजिस्ट्रेशन करेगा ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हट चुका है। परंतु मैं इसको फिर भी पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। इंस्टीट्यूट ने पूछा था क्वेश्चन एग्जाम में, और उनका कोई भरोसा है नहीं, कोई माय बाप है नहीं, फिर पूछ लेंगे एग्जाम में, जबकि ये हट चुका है। तो फिर भी मैं सेफ्टी के लिए पढ़ा देता हूं। आरओसी में रिफ्यूज टू रजिस्टर द प्रोस्पेक्टस इन दीज 3 केसेस। नंबर 1, आपने प्रोस्पेक्टस में डेट नहीं डाला, या एक्सपर्ट का जो स्टेटमेंट है वो साइन नहीं है, एक्सपर्ट ने साइन नहीं किया है, या फिर आपने बहुत पुराना इंफॉर्मेशन डाल रखा है प्रोस्पेक्टस के अंदर, द इंफॉर्मेशन इन द प्रोस्पेक्टस इज मोर देन 6 months ओल्ड। तो इन केसेस में क्या है कि आरओसी मना कर सकता है। अगेन आई एम वार्निंग यू, इट्स एन ऑब्सोलीट टॉपिक, बट फिर भी मैं सेफ्टी के लिए करा रहा हूं बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। नंबर 6, ठीक है, पनिशमेंट। पनिशमेंट तो नॉर्मल जो दिया हुआ है वही है, ये रहा पनिशमेंट। अगर आप सेक्शन 26 को फॉलो नहीं करोगे, एक्सपर्ट का स्टेटमेंट इंक्लूड किया बिना उसके कंसेंट के, या आरओसी के पास फाइल नहीं किया, तो ये रहा पनिशमेंट, ठीक है। ये है सेक्शन 26। तो दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑन सेक्शन नंबर 26। ये रहे नोट्स, ये लिखा हुआ पूरा वही चीज है, देख लो, ओके है। अब हमारी आज की है तीसरी टॉपिक। तीसरी टॉपिक बहुत नहीं है, बहुत अलग है, इट्स अ वेरी न्यू टॉपिक। सबने सुना होगा डीमैट शेयर्स। दिस इज द थर्ड टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस डिटेल में, ओके। सबने सुना होगा शेयर्स 2 तरह के होते हैं। थोड़ा सा राइटिंग वर्क कर लेते हैं अपने, चलो। शेयर्स बोल लो या कोई भी सिक्योरिटी बोल लो, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, कुछ भी, ये 2 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं फिजिकल। फिजिकल मतलब बेसिकली वह पेपर में प्रिंटेड, ठीक है। और दूसरा होता है डीमटेरियलाइज्ड। डीमटेरियलाइज्ड को शॉर्ट में डीमैट बोलते हैं, और ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मतलब कोई ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब बस आपको आपके रिकॉर्ड में, स्टेटमेंट में दिखाई देगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के फॉर्म में होता है। अभी तुम लोगों को पता होगा कि गोल्ड सोवरिन बॉन्ड्स आए थे, गोल्ड के भाव बहुत ऊपर चले गए थे, गोल्ड सोवरिन बॉन्ड्स। तो आप जब गोल्ड सोवरिन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपको उसका कॉपी मिलता है, आपको कोई हार्ड गोल्ड नहीं मिलता हाथ में, ठीक है। तो सिक्योरिटीज भी 2 तरह के होते हैं, फिजिकल और डीमैट।
अब तक ये नियम था कि डीमैट सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज को चाहिए, और ताकि वो लोग जो भी इन्वेस्टर है वो अपना शेयर्स को तुरंत बाई सेल कर सके ऑन स्टॉक एक्सचेंज। और बाकी जो भी अनलिस्टेड है, चाहे वो अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी बोल लो या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी बोल लो, उन सब के सिक्योरिटीज पेपर या फिजिकल फॉर्म में चलेंगे। अब तक तो यही नियम था, ठीक है। अब ये बदल गया, बोला लिस्टेड कंपनीज को तो डीमैट करना ही है, इसके अलावा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी यहां से हटा दिया। बोला इवन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज उनको भी डीमैट में रखना पड़ेगा। ये है सबसे तगड़ा अमेंडमेंट। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का सर कोई एग्जांपल दो, दे रहा हूं, सबसे जबरदस्त एग्जांपल दे रहा हूं तुमको। ह्यूंडई का नाम सुना होगा, ह्यूंडई मोटर्स लिमिटेड। ह्यूंडई मोटर्स लिमिटेड भारत में बिकने वाली मारुति के बाद, मारुति टाटा के बाद सबसे ज्यादा ये बिकता है, ह्यूंडई मोटर्स लिमिटेड। अब नाम से तुम समझ रहे हो इट्स अ पब्लिक कंपनी, लिमिटेड है ना लास्ट में, पर क्या ये लिस्टेड है? क्या ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है? खरीद सकते हैं शेयर? नहीं, लिस्टेड नहीं है। इट्स अ कोरियन कंपनी, लिस्टेड नहीं है, लिस्टेड नहीं है। तो ये एग्जांपल हुआ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का। अब इनको तो एक्चुअली जरूरत थी नहीं डीमैट में करने की, बिकॉज जो कंपनी लिस्टेड ही नहीं है इट्स अनलिस्टेड। तो ये स्टॉक एक्सचेंज पे जब बाई सेल हो ही नहीं रहा, ट्रेडिंग हो ही नहीं रहा, तो डीमैट क्यों करें? बिकॉज डीमैट करने का तो बेसिक एक ही मकसद होता है कि स्टॉक एक्सचेंज में बाई सेल जो होगा वो बहुत फास्ट होगा, बढ़िया से होगा, तुरंत होगा, यही पर्पस है। अब ये तो अनलिस्टेड है, ये तो शेयर बाजार में बाई सेल होता ही नहीं है, तो उसको डीमैट करने की जरूरत नहीं थी। तो आज तक ये फिजिकल फॉर्म में ही हमेशा अपना चल रहा था। पर अब सरकार ने नियम बदल दिया। अब सरकार ने बोला कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, रूल नंबर 9A मैं दिखाऊंगा, रूल नंबर 9A, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को भी अपना सारा एग्जिस्टिंग शेयर्स भी डीमैट में करना पड़ेगा, और कोई भी नया शेयर अगर वो लोग इशू करेंगे तो वो भी डीमैट में होना चाहिए। तो दैट इज द न्यू लॉ, दिस इज द न्यू लॉ। एकदम अच्छे से ये बात याद रख लो, अब से अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी डीमैट में करना पड़ेगा, आगे भी डीमैट में करेंगे, और जो ऑलरेडी पहले का इशू किया हुआ शेयर्स है उसको भी डीमैट में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। नाउ डीमैट को लेके मैं दो चार बातें बता देता हूं, सुन लो। डीमैट के लिए कंपनी को बात करना पड़ेगा, एग्रीमेंट करना पड़ेगा डिपॉजिटरी के साथ। भारत की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है NSDL, दूसरी है CDSL। इनको अप्रोच करना पड़ेगा डीमैट में कन्वर्ट करवाने के लिए, ठीक है। तो ये डिपॉजिटरी क्या करते हैं, ये लोग बेसिकली आपके फिजिकल शेयर्स को डीमैट में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा कंपनी को एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ। भारत में सबसे प्रसिद्ध शेयर ट्रांसफर एजेंट है कार्वी। सबसे फेमस शेयर ट्रांसफर एजेंट कौन सा है? कार्वी है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, आपकी मर्जी, आप किसके साथ जाना चाहते हो। वो आईटी कंपनी होता है एक तरह का, इट्स लाइक एन आईटी कंपनी। तो इन दोनों के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा फॉर कन्वर्टिंग द फिजिकल शेयर्स टू डीमैट शेयर्स। अब डीमैट का जो एग्जैक्ट प्रोसेस होता है वो तो मैं क्लास में पढ़ाता हूं, वो मैं अभी इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूं, वरना उसमें अकेले 45 मिनट्स लग जाएंगे। बस समझ लो, कंपनी हैज टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद डिपॉजिटरी एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, और फिर अपने फिजिकल को वो डीमैट में कन्वर्ट करवाएगा, ठीक है। तो रूल क्या आया, चेंज क्या आया, चलो वही देखते हैं। ये इतना स्टोरी समझ में आ रहा है ना मेन। अब आओ ज्ञान पे आते हैं इधर। दिस इज योर सेक्शन नंबर 29। किसको किसको डीमैट सिक्योरिटीज की जरूरत है? एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर। तो इसका तो मतलब हुआ लिस्टेड कंपनी। पब्लिक ऑफर कौन करता है? पब्लिक ऑफर तो कोई लिस्टेड कंपनी करता है, तो उनको तो करना ही है। सेकंड, सच अदर क्लास ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो वो प्रिस्क्राइब्ड कहां पर है? रूल 9A में, जो नीचे आने वाला है, ठीक है। इनको डीमैट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और डीमैट में कन्वर्ट कराने के लिए आप किसके पास जाते हो? डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी के ऊपर एक कानून है जिसका नाम है डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। तो बार बार तुमको ये नाम देखने को मिलेगा दैट द कंपनी हैज टू फॉलो दिस लॉ, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, बार बार ये आते जाएगा नीचे, ओके। फिर नीचे यहां बोला है अनलिस्टेड कंपनीज जो कि प्रिस्क्राइब्ड हैं। अगेन कहां प्रिस्क्राइब्ड है?
रूल 9A, इनको अपना सिक्योरिटी सारा का सारा डीमैट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, तो वो तो बता ही चुका हूं, नीचे आएगा भी। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी, उनको ऑप्शन है कि वो डीमैट में करवा भी सकते हैं, नहीं भी। तो अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनीज, 99.99% ऑफ प्राइवेट कंपनीज आर अनलिस्टेड, दे विल नॉट गो फॉर डीमैटेरियलाइजेशन, उनको जरूरत ही क्या है, ठीक है। हाँ, थोड़ी बहुत प्राइवेट कंपनीज जो लिस्टेड होती हैं, देर आर लिस्टेड प्राइवेट कंपनीज। अगर तुमको लिस्टेड प्राइवेट कंपनी समझना है तो उसका वीडियो यूट्यूब में मैंने अपने चैनल पे बहुत पहले डाल चुका है, तुम उसमें जाके देख सकते हो, ठीक है। लिस्टेड प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं, उनको डीमैट में करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट, अब ये रूल्स पे आते हैं जो इससे कनेक्टेड है। रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 मेरे लिए कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, दैट्स अबाउट लिस्टेड कंपनी। तो ये तो सर पहले से ही था, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ये बोलता है कि हर वो कंपनी जो पब्लिक ऑफर लाएगी, मतलब लिस्टेड कंपनी, उसको डीमैट में करना पड़ेगा अपना सिक्योरिटीज, और अपने प्रमोटर्स का भी जो सिक्योरिटीज है और बाकी इन्वेस्टर का, वो भी सब डीमैट में कराना पड़ेगा। ये तो पता है अपने को। नया चीज क्या है, ये रहा न्यू रूल 9A, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज। जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, जैसे Hyundai, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, हल्दीराम। हल्दीराम की कुछ कुछ कंपनीज ऐसी हैं, कुछ सारी नहीं, जो पब्लिक कंपनी है। तुम नाम में देखोगे लिखा होता है हल्दीराम भुजियावाला लिमिटेड, इट्स अ पब्लिक कंपनी, बट वो लिस्टेड नहीं है, ठीक है। तो इनको भी अब डीमैट में करना पड़ेगा। अब यहां पर ये बहुत लंबा देखो ज्ञान चालू हो गया, ये चल रहा है, ठीक है। अब मैं इसको पूरे ज्ञान को एक बार तुमको समरी मैनर में बता देता हूं, फिर अपने इसमें जाके पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ओके। नया रूल बोलता है कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को भी दो काम करना है। एक तो पहले जितना भी सिक्योरिटीज आज तक इशू किया था, जो इसके पुराने शेयर होल्डर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, उन सबके फिजिकल सिक्योरिटीज को भी डीमैट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फ्यूचर में वो लोग कोई भी इशू करेंगे सिक्योरिटीज का, चाहे बायबैक हो, बोनस हो, राइट्स हो, तो वो भी डीमैट में रहेगा। तो इट वर्क्स इन टू वेज, पास्ट एंड द फ्यूचर। तो जितना भी पहले ऑलरेडी पास्ट में शेयर्स वगैरह इशू किया गया, सबको फिजिकल से डीमैट में कन्वर्ट करवाओ, वैसी सुविधा क्रिएट करो, शेयर होल्डर्स को बोलो, ठीक है, और सारा वो डीमैट में कन्वर्ट कराओ। और नेक्स्ट, जो भी फ्यूचर में करना है वो सब डीमैट में होना चाहिए। जब तक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अपने पुराने सारे शेयर होल्डर्स का शेयर्स डीमैट में नहीं कर देता, अपने प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग डीमैट में नहीं कर देता, तब तक कोई भी बोनस, राइट शेयर, बायबैक वो अनाउंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये जो पूरा नियम देख रहे हो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी वाला, इस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को अगर फिजिकल से डीमैट में करना है, डीमैटेलाइजेशन करना है, तो किसके साथ अग्रीमेंट करना पड़ेगा? डिपॉजिटरी NSDL और दूसरा शेयर ट्रांसफर एजेंट, उसके साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा और उनको फीस पे करनी पड़ेगी। सारे जो लीगल कंप्लायंसेस होते हैं सेबी के, डिपॉजिटरीज एक्ट के, कंपनीज एक्ट के, वो सारे लीगल कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ेंगे। CA CS CMA से सर्टिफिकेट साइन कराना पड़ेगा। पास 6, क्या बोला मैंने? पास 6, PAS 6। ये जो फॉर्म है ये हाफ ईयरली जमा होता है, हाफ ईयरली मतलब फाइनेंशियल ईयर। सोचो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर, दैट्स द हाफ ईयर। फिर 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च, दैट्स अनदर हाफ ईयर। तो हर हाफ ईयर जब खत्म होगा, हाफ फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, उसके बाद 60 डेज के अंदर किसी CA CS या CMA से पास 6 साइन करा के जमा करना पड़ेगा, ठीक है। सर्टिफाई होता रहेगा कि हमारा फिजिकल जो है वो डीमैट में कन्वर्ट हो गया, हमने सारा रेगुलेशन कंप्लाई कर लिया, हमारी टोटल फिजिकल कैपिटल और टोटल डीमैट कैपिटल देखो मैच कर रही है, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, रिकंसाइल हो रहा है, वो जमा करना पड़ेगा। ये जो रूल 9A है, इससे 3 तरह की कंपनियों को एग्जाम्पशन है। पहले तो सरकार ने खुद को एग्जाम्पशन दे लिया, बोला जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं जो अनलिस्टेड है, देयर आर लॉट ऑफ अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनीज, बोला उन पे ही अप्लाई नहीं करेगा। ग्रेट। निधि कंपनी पे ये अप्लाई नहीं करेगा, चलो वो भी सही है। थर्ड, होलली ओन्ड सब्सिडरीज, 100% सब्सिडरीज, उन पे भी ये अप्लाई नहीं करेगा। तो दैट इज रूल नंबर 9A का समरी। आओ अब देख लेते हैं, ठीक है। रूल नंबर 9A, मैं जो भी अमेंडमेंट्स करा रहा हूं, रिवीजन करा रहा हूं, मैं बार बार ही बोल रहा हूं, एवरी क्लास इज कंसिडर्ड टू बी अ सेपरेट डिस्टिंक्ट क्लास।
और मैं हर क्लास में कुछ बेसिक बातें होती है उसको बार बार रिपीट भी करता रहता हूँ, मैं बहुत डिटेल में अमेंडमेंट कराता हूँ तुमको। ये तुम मान के चलो जितना डिटेल में मैं अमेंडमेंट कराऊंगा उतना कहीं नहीं मिलेगा, इंस्टीट्यूट के मैथ तक में नहीं रहता है। और वो एग्जाम में अचानक से पूछ लेते हैं वो लोग। कई स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि सर जो ये आप कराए ये तो इंस्टीट्यूट के मैथ में नहीं था। पहले बात तो आप ये सुन लो अच्छी तरह से, सीए इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में सामने ही प्रीफेस के अंदर पहले लिख के बोला है कि आपको स्टडी मैट के अलावा अदर सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स नोटिफिकेशंस आए वो भी पढ़ने पड़ेंगे। तो सीए इंस्टीट्यूट तो भाई ऐसे हाथ झाड़ के खड़ा हो जाता है। कल को वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे तो तुम ऐसे उंगली करके नहीं बोल सकते कि ये वाला अमेंडमेंट तो आप आरटीपी में नहीं डाले थे, या आरटीपी में नहीं था, या अमेंडमेंट लिस्ट में नहीं था। यू विल नॉट बी एबल टू से दैट। ओके, ये मैं बता देता हूं आपको। वो तो अपने खुद के सजेस्टेड आंसर को नहीं मानते हैं, ऐसा हालत है। समझ रहे हो बात को तुम? तो इसीलिए प्लीज ये मत समझो कि आई विल डू समथिंग एक्स्ट्रा, मुझे कोई मजा नहीं आएगा। ठीक है, जो स्कोप के अंदर है वही सारे अमेंडमेंट्स मैं कराऊंगा। कोई और नहीं करा रहा है, कोई और किताब में नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं कराऊंगा। मैं अपना जो सही है स्कोप में वो पूरा मैं कवर कराऊंगा। इधर एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, दो काम है बोला ना, पास्ट एंड फ्यूचर। तो फ्यूचर, पास्ट। फ्यूचर मतलब अब जो भी सिक्योरिटीज आप इशू करोगे डीमैट में होना चाहिए, और पास्ट मतलब जो पहले का है उसको भी डीमैट में करवाओ। नेक्स्ट, प्रमोटर्स। इनको ना गवर्नमेंट को प्रमोटर्स को लेके बहुत चुल मचा हुआ रहता है। सेबी के जितने भी नियम होते हैं उसमें हमेशा प्रमोटर पे इनका एक नजर जाता है। बोलते हैं प्रमोटर के पास जितना भी फिजिकल सिक्योरिटी है सभी को आप डीमैट में कन्वर्ट कराओ, वरना आप कोई भी बोनस शेयर्स नहीं दे पाओगे, राइट शेयर्स नहीं दे पाओगे, बायबैक नहीं कर पाओगे जब तक प्रमोटर का पूरा डीमैट में नहीं है। आप बाकी सारे होल्डर्स के ऊपर भी ये जिम्मेदारी है, ड्यूटी ऑन शेयर होल्डर्स। जो आपके पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनकी भी ये ड्यूटी है कि वो भी अपने फिजिकल को डीमैट में कन्वर्ट कराएं, और ये कंपनी की भी ड्यूटी है कि उनको बोल के करवाए। तो मतलब ये दो तरफा ड्यूटी है। ठीक है, कंपनी का भी ड्यूटी है कि पुराने शेयर होल्डर्स का फिजिकल को डीमैट में करे, और शेयर होल्डर्स का भी ड्यूटी है कि वो कोऑपरेट करके खुद प्रोएक्टिवली फिजिकल को डीमैट में करवाए। कंपनी को ये चेक करना है कि वो तीन काम कर रहा है, बराबर से फीस पेमेंट कर रहा है। फीस पेमेंट किसको करेगा? डिपॉजिटरी को और शेयर ट्रांसफर एजेंट को। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाना पड़ेगा इनके पास, तो रखवाया कि नहीं, और सारा लीगल कंप्लायंस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आप कोई भी बोनस, बायबैक, राइट शेयर्स तब तक नहीं दे पाओगे जब तक आप डीमैट में कन्वर्ट नहीं करवा लेते। आपको ये सारे लॉज फॉलो करने हैं, मोस्टली सेबी के ही सारे रेगुलेशंस है जो आपको फॉलो करने हैं। अब ये आया इंपॉर्टेंट, पास 6। पास 6 हाफ फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 60 डेज के अंदर जमा करना पड़ता है। फॉर्म का नाम है पास 6। ईच हाफ ईयर, ईच हाफ ईयर का मतलब होता है ईच हाफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब 30 सितंबर 31 मार्च, वहां से 60 डेज, वहां से 60 डेज के अंदर आपको जमा करना है। सर्टिफाइड बाय प्रैक्टिसिंग सीए सीएस। तो अच्छा सॉरी, सीएमए को नहीं लिया, सीए या सीएस से साइन करवाना है। ठीक है, वरना मोस्टली जहां जहां सीए सीएस होता है वहां सीएमए भी होता है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग थोड़े अपने इंस्टीट्यूट को लेके सेंटी हो जाते हैं कि मेरे वाले इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बोला। आज मैं सपोज चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो अगर कहीं सीए इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लिखा तो मैं थोड़ा सेंटी हो जाऊँ, तो झूठ मूठ का इसमें स्यूडो पेट्रियोटिज्म करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग जो जिस इंस्टीट्यूट के हैं ठीक है उसी में हम लोग संतुष्ट हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम कहीं नहीं आया तो ओके। वैसे तो डॉक्टर्स को सबसे ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है। अगर मैं आपसे सच्ची बात बताऊं, अकेडमिकली इंटरनेशनली अकाउंटेंट्स की उतनी इज्जत नहीं होती जितनी डॉक्टर्स की होती है। तो इसका मतलब अपने आप को थोड़ा हम लोग बिरेट करते रहेंगे बैठ के। ओके, आपको फॉर्म में ये दिखाना है कि आपका जो इशूड कैपिटल है और जो डीमैट कैपिटल है वो मैच करता है, रिकंसाइल करता है। ठीक, कोई भी इन्वेस्टर को अगर कोई दुख है
तो वो IPF अथॉरिटी के पास जाके शिकायत लगा सकता है। ओके, 3 जो एग्जामिशंस हैं इस लॉ से, निधि कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और होली ओन्ड सब्सिडरी, इनको अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होने के बावजूद भी डीमैट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये था सेक्शन 29 का बड़ा अमेंडमेंट। नाउ जैसा कि चैप्टर का नाम आज था प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, अब वही चैप्टर 6 अलॉटमेंट में आ रहा हूं। एक ही टॉपिक और डिस्कस करनी है हमें, 4 टॉपिक डिस्कस करनी थी ना आज, तो मैंने अभी तुमको 1 2 3 करा दिया, अब करने जा रहे हैं 4, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में 2 चीजें होती है पढ़ने के लिए, एक होता है सेक्शन 42 और दूसरा होता है रूल 14। सेक्शन 42 और रूल 14 कई मैं पूरा ही पढ़ाता हूँ, तकरीबन 2-2.5 पेज का है, तो कई स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि रूल 42 जो है सर वो पढ़ना है कि बस आप ऐसे ही नॉलेज के लिए डालें। देखो यार, मैं फिर से बोलना चाहूँगा, ज्ञान चमकाने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे को कुछ एक्स्ट्रा आता है तो मैं बैठ के नॉलेज चमकाने वाला नहीं हूँ। मेरा काम उतना सही है जितना से स्टूडेंट को पूरा कंप्लीट कंसेप्ट और कवरेज मिल जाए, उतना काफ़ी है। देयर इज नो नीड टू, मैं कोई शो ऑफ नहीं करूँगा, ठीक है। मैं फाइनल को पढ़ाता हूँ, मेरे को इंटर के बैच में बैठ के फाइनल का शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत ज़रा सी भी नहीं है, ठीक है। मैं रूल 14 अगर पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए क्योंकि वो अमेंडमेंट आया था और वो बहुत ज़रूरी है, वो पढ़ना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आने के बाद पढ़ोगे क्या, पहले से पढ़ के तैयार हो तो बेहतर रहता है, दैट इज द ओनली रीजन। तो और मैं अगर कोई चीज़ कभी ऐसा हुआ भी है कि मैंने पढ़ाते बोल दिया हो कि यार ये बस मैं ज्ञान के लिए पढ़ा रहा हूँ, सेफ्टी के लिए पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं है, तो मैं क्लियर बोल देता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं पहले से बता देता हूँ। कमिंग टू दिस प्राइवेट प्लेसमेंट, सेक्शन नंबर 42 रूल नंबर 14, अपने पूरा पढ़ेंगे इसको। प्राइवेट प्लेसमेंट को मैं पूरा कंसेप्ट बताऊंगा, पूरा कंसेप्ट डिस्कस कर दूंगा अभी इसमें, ठीक है। ये रहा, देखो सेक्शन 42 स्टार्ट हो गया, चैप्टर अलॉटमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट, ये रहा नाम प्राइवेट प्लेसमेंट। ये डिस्कशन चल रहा है, ये दिस इज द सेक्शन, 1.5 पेज का सेक्शन है, और फिर ये रूल आ गया, रूल नंबर 14। तो ये पूरे नोट्स तुम्हारे पास, अब मैं इसको एक बार अपने कॉपी नोट से डिस्कस कराऊंगा, उससे थोड़ा सा बेहतर होगा, समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। बोर्ड पे ध्यान से देखो, कंपनी अगर अपने सिक्योरिटीज़ इशू करना चाहता है, अच्छा जब मैं सिक्योरिटीज़ बोलूँ तो उसमें क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर। हम यहाँ पे सिर्फ इक्विटी शेयर की बात नहीं कर रहे, हम सब की बात कर रहे हैं। 3 सिक्योरिटीज़ ही तो मेन तुम जानते हो ना, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, और मैं तीनों की बात कर रहा हूँ। कंपनी अपना ESPS या डिबेंचर इशू करना चाहता है, 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका जनरल ऑफर, जनरल ऑफर को ही बोला जाता है पब्लिक ऑफर, IPO, FPO। यहां पे सबको खुला इनविटेशन है, एनीबडी कैन कम एंड परचेज द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, तो इट इज ओपन फॉर एवरीबडी। तो जब आप ये जनरल ऑफर, ओपन ऑफर, पब्लिक ऑफर निकालते हो तो आपको एक डॉक्यूमेंट बांटना पड़ता है ना, उस डॉक्यूमेंट को अपने बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते हैं उस डॉक्यूमेंट को अपने? प्रोस्पेक्टस। अब जनरल ऑफर का ही उल्टा वर्जन है स्पेसिफिक ऑफर। ये स्पेसिफिक ऑफर, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सीखते हैं ना, जनरल ऑफर वर्सेस स्पेसिफिक ऑफर, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी। स्पेसिफिक ऑफर में क्या होता है कि हम लोग, कंपनी जो है वो एक सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को ही इनवाइट करेगा, उन्हीं को बोलेगा कि आप हमारा सिक्योरिटीज खरीद सकते हो, कोई और उस ऑफर में बीच में नहीं कूद सकता है। ओनली द कंपनी हैज इनवाइटेड सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस कि आप चाहो तो हमारा सिक्योरिटी खरीद सकते हो। उनके अलावा इनवाइटी, जिनको इनवाइट कर रहे हैं, इनवाइटी बोल लो, ऑफरी बोल लो, उनके अलावा कोई भी कंपनी का सिक्योरिटी नहीं खरीद सकता। तो यहां पे केवल कौन खरीद सकता है? ओनली इनवाइटीज, जिनको कंपनी ने इनवाइट किया है। अब जब आप पब्लिक ऑफर लाते हो तो एक डॉक्यूमेंट बाजार में छोड़ते हो जिसे हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस। जब आप इनवाइटीज को यहाँ इनवाइट करोगे तो उसके लिए भी एक अलग से डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है पास 4, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर कम एप्लीकेशन लेटर, पास 4। तो आप एक डॉक्यूमेंट उनके पास भेजते हो पास 4 और उनको इनवाइट करते हो कि आइए हमारा सिक्योरिटीज खरीदिए। इस फंडा को, जनरल ऑफर को बोला जाता है IPO, FPO, बहुत मशहूर है, इट्स नोन एज IPO, FPO।
अब आईपीओ एफपीओ तो क्या होता है कि क्लास 11-12 से ही स्टूडेंट सुन लेते हैं कि पब्लिक इशू आया है, लिस्टेड कंपनी, आईपीओ एफपीओ, कॉमर्स वगैरह थ्योरी में पढ़ा दिया जाता है 11-12 में। पर एक चीज जो वहां ध्यान से नहीं पढ़ाया जाता वो है नीचे वाला स्पेसिफिक ऑफर, इसको बोलते हैं पीपी। इसको क्या बोलते हैं? पीपी। पीपी मतलब होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। इसको फाइनेंस की दुनिया में प्राइवेट इक्विटी भी बोला जाता है, ठीक है। तो दिस इज प्राइवेट प्लेसमेंट और प्राइवेट इक्विटी। ये रहा, कभी भी फाइनेंस में सुनोगे प्राइवेट इक्विटी, तो प्राइवेट इक्विटी का मतलब प्राइवेट कंपनी नहीं होता, प्राइवेट इक्विटी का मतलब यही प्राइवेट प्लेसमेंट को ही बोलते हैं प्राइवेट इक्विटी। कंपनी क्या करती है? सिलेक्टेड पर्सन्स को जाके इनवाइट करती है। सिलेक्टेड पर्सन्स जो है वो ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं, जैसे बैंक्स वगैरह, कि आप हमारा शेयर्स खरीद लीजिए। एक नेटफ्लिक्स पर एक शो आता है जिसका नाम है, आई थिंक नेटफ्लिक्स पे या अमेजोन प्राइम पे होगा, देख लेना, मेरे को पता नहीं, शार्क टैंक। मैंने ये शो कभी देखा नहीं है पर इसके ट्रेलर देखे हैं। शार्क टैंक में यही होता है कि नए नए बिजनेस आइडियाज इनके पास होते हैं, वो इनको मतलब वेल्दी पर्सन्स इसमें रहते हैं, इंटरव्यू के मोड में रहता है, उनको अप्रोच करके अपना आइडिया पिच करते हैं, उनको पसंद आता है तो वो उसमें फंडिंग करते हैं। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट और प्राइवेट इक्विटी फंडिंग, ठीक है। अब इसका जो लीगल पार्ट है वो कवर्ड होता है सेक्शन नंबर 42 एंड रूल नंबर 14 में। वो लीगल पार्ट यहां कवर होता है सेक्शन 42 या रूल 14 में, ओके। अब वो हम लोग यहां देखेंगे। ये रहा डायग्राम तुम्हारे आंखों के सामने, फिर से नोट्स प्रिंटेड, आपको लिंक दिया हुआ है, डायग्राम आपको चाहिए, आप कॉपी करोगे, ठीक है। ये क्लियर है ना? ओके, स्टार्ट करते हैं। कंपनी, इधर ध्यान से देखना, कंपनी इस तरफ लेफ्ट साइड में, कंपनी उस तरफ वो सेलेक्टेड पर्सन्स जिनको कंपनी ने इनवाइट किया है। लेट्स राइट देयर सेलेक्टेड पर्सन। कंपनी सबको इनवाइट नहीं करा, सेलेक्टेड पर्सन। पर्सन मतलब नेचुरल, आर्टिफिशियल, इंसान, इंस्टीट्यूशन दोनों हो सकता है। तो कितने लोगों को कंपनी एक साल में इनवाइट कर सकता है? 200, मैक्सिमम 200 पर्सन्स इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर कंपनी उनको इनवाइट करके शेयर्स इशू कर सकता है। इस 200 के लिमिट में QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, और एम्प्लॉइज काउंट नहीं होंगे। कौन कौन काउंट नहीं होंगे? आपके एम्प्लॉय काउंट नहीं होंगे, एम्प्लॉय को ESOP देते हैं वो काउंट नहीं होंगे इस 200 की लिस्ट में, और QIB काउंट नहीं होगा। QIB का फुल फॉर्म होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, वो वहां पे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। QIB का मतलब समझ लो बैंक्स हो गया, वेंचर कैपिटल फंड्स हो गया, इन सबको बोलते हैं QIB, तो वो भी 200 के लिमिट में काउंट नहीं होता। तो कंपनी इनके पास एक ऑफर लेटर भेजता है कॉल्ड पास 4, एक ऑफर लेटर, क्या आप खरीदो। इनके अलावा जिनको न्योता दे रहे हो उसके अलावा कोई और अप्लाई नहीं कर सकता शेयर्स के लिए, कोई और खरीद नहीं सकता। ये राइट शेयर्स नहीं है कि ऑफर दिया और आप दूसरे को जाके रेनाउंस कर दिए, बेच दिए। यहां पे रेनंसिएशन नहीं होता। जिसको ऑफर मिला है इनवाइटी को केवल वो खरीद सकता है या नहीं, वो किसी और को रेनाउंस नहीं कर सकता। और सिंस ये प्राइवेट प्लेसमेंट है तो इसका कोई मार्केटिंग नहीं होता, मार्केटिंग आईपीओ का होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट का कोई मार्केटिंग नहीं होता। नाउ देयर आर सर्टेन लीगल रिक्वायरमेंट्स टू गो फॉर अ प्राइवेट प्लेसमेंट। नंबर 1, you have to pass a board resolution. You have to pass a board resolution, मतलब director's resolution. Second, you have to pass a SR, special resolution. SR पास करते वक्त जो नोटिस जाएगा ना शेयरहोल्डर्स के पास, उसमें फुल डिटेल रहना चाहिए कि कितने शेयर्स इनवाइट कर रहे हैं, क्या प्राइस होगा, प्राइस कैसे निकाला गया, किस किस को देंगे, सब डिटेल्स, ऑल डिटेल्स मस्ट बी देयर। थर्ड, प्राइस इज द मेजर फैक्टर कि आप किस प्राइस पर इशू कर रहे हो। तो प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए सेबी रेगुलेशन में फॉर्मूला है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो वो सेबी का रेगुलेशन फॉलो करने के बजाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर अंडर सेक्शन 247 रजिस्टर्ड वैल्यूअर से भी वैल्यू निकलवा सकता है, ठीक है। ये हुए 3 कंडीशंस। कंपनी एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, एक रजिस्टर मेंटेन करेगा ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। उसमें कंपनी क्या करेगा, इनवाइटीज का नाम लिखेगा कि किस किस को न्योता देना है। फिर उसके बाद जाके सबसे पहले ये होता है, ठीक है, कि पहले तो इनवाइटीज का नाम लिख लो, फिर जाके ये कंडीशंस फॉलो कर लो, और फिर
आप पास 4 का जो ऑफर लेटर है वो सर्कुलेट कर दो। ओके, फाइनली उन लोगों से पैसा आएगा, पैसा जैसे ही आ जाएगा 60 डेज के अंदर उनको शेयर्स आप अलॉट कर दो। अलॉटमेंट करने के बाद 60 डेज में जब आपने अलॉट कर दिया तो 15 दिन के अंदर आरओसी के पास एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जमा होगा, पास 3। तो कुल मिला के 3 फॉर्म्स यहां पे आते हैं, पास 3, 4, 5। सोचने वाली बात ये है, पहले ये आता है, फिर ये आता है और फिर ये आता है। पहले आप पास 5 के रजिस्टर में कंपनी रिकॉर्ड करती किस किस को इनवाइट करेगी डिटेल्स, फिर पास 4 का ऑफर लेटर सर्कुलेट होता है, और फिर जाके जब पैसा आ गया, शेयर अलॉट कर दिया, तब आरओसी के पास 15 दिन के अंदर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट पास 3 जमा होता है। ये जो 200 की लिमिट है कि मैक्सिमम 200 लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, ये अलग अलग सिक्योरिटी के लिए अलग अलग है। मतलब इक्विटी शेयर अगर आप इशू कर रहे हो तो 200% एक साल में, प्रेफरेंस शेयर इशू करो तो उसका अलग से 200%, डिवेंचर अगर इशू करो तो उसका अलग से 200%। तो जो ऊपर 200% का लिमिट था ना, ये रहा, मैक्सिमम 200 लोग इनवाइटेड हैं, ये अलग अलग सिक्योरिटी के लिए अलग अलग काउंट होंगे। इट्स नॉट कि इक्विटी प्रेफरेंस डिवेंचर मिला के 200 लोग, 200% इक्विटी के अलग, डिवेंचर के अलग, प्रेफरेंस के अलग। इनवाइटी कौन होता है? वेल्दी पीपल, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, प्रमोटर्स, उनके रिलेटिव्स। ये टाइमलाइन डायग्राम है, अंदर में जो रूल वगैरह दिखाया हुआ है ना, उसमें बहुत सारे टाइमलाइन आएंगे, तो उसको पढ़ते हो तुम्हारे को काफ़ी हेल्प हो जाएगा। मैं बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप होता है कि कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करती है, और उस रजिस्टर का नाम होता है पास 5। उसमें सारा डिटेल्स लिखती है कि किस किस को इन्वाइट कर रहे हैं, क्या क्या डिटेल्स है वगैरह। उसमें डिटेल्स लिखने के बाद 30 डेज के अंदर कंपनी पास 4 बनाती है, विच इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर। पास 4 की एक कॉपी पहले आरओसी में जमा होती है और फिर इनवाइटीज लोगों को भेजा जाता है। इनवाइटी लोग फिर अपना उसको पढ़ते हैं, उसमें एक टाइम लिमिट रहता है जो बताया हुआ नहीं, लेट इट बी एक्स, और उसके बाद वो लोग पैसा दे देते हैं। जब उनसे पैसा आ जाता है तब 60 दिन के अंदर उनको अलॉटमेंट कर दिया जाता है, और अगर अलॉटमेंट हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है, 15 दिन में आप आरओसी के पास रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट पास 3 जमा कर दो। अगर नहीं हुआ तो 15 दिन में आप रिफंड कर दो। अगर आपने रिफंड नहीं किया 15 दिन के अंदर, मान लो कि कुछ गड़बड़ हो गया, कंपनी ने अलॉट नहीं किया किसी भी वजह से, तब फिर वो पूरा पैसा कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। 15 दिन से लेट होने पे इंटरेस्ट चालू होगा फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60th डे। तो देखो 60 डेज के अंदर अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। मैं अब रीड नहीं कर रहा हूँ, लाइन बाय लाइन पूरा बता दिया। 60 डेज में अलॉटमेंट कर देना चाहिए, ठीक है। अगर कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, 15 दिन में आरओसी के पास पास 3 जमा कर दो, और अगर नहीं किया तो फिर रिफंड करो। रिफंड करने के लिए आपके पास 15 दिन का समय, अगर 15 दिन से लेट होता है तो फिर आपको थोड़ा बैकडेट से जाके इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 60 डेज जिस दिन खत्म हुए वहां से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। इंटरेस्ट का रेट है 12% पर एनम, स्टार्ट्स फ्रॉम द 60th डे। ये एमसीक्यू में पूछा हुआ भी है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, प्राइवेट प्लेसमेंट की कोई मार्केटिंग नहीं होती है, क्लियर है। अगर आप इस सेक्शन को वॉयलेट करते हो तो उसकी पनिशमेंट्स ये रही। अब एक छोटा सा पॉइंट है लास्ट, जो कई जन को समझ में मतलब कम आता है, तो मैं समझा देता हूं, सुन लो। एक सेक्शन है, फाइनल में आता है 181C, इट इज अबाउट बोरोविंग्स लिमिट। एक कंपनी कितना लोन ले सकती है, बोरोविंग्स लिमिट। तो इसकी लिमिट होती है एक्चुअली PUSC प्लस फ्री, PUSC मतलब पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर टोटल कंपनी ने जो बोरोविंग्स किया है, व्हेन आई से बोरोविंग्स इट इंक्लूड्स डिवेंचर्स ऑल्सो। डिवेंचर का भी तो प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकता है ना। अगर टोटल बोरोविंग इस लिमिट के अंदर है तब तो सिर्फ और सिर्फ BR पास करना पड़ेगा। मान लो कंपनी डिवेंचर का प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है, कंपनी क्या कर रही है, डिवेंचर का प्राइवेट प्लेसमेंट, शेयर का नहीं, डिवेंचर का प्राइवेट प्लेसमेंट। तो अगर टोटल बोरोविंग इंक्लूडिंग डिवेंचर उस लिमिट के अंदर है, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, मान लो ये 600 करोड़ है, इसके अंदर ही है, जस्ट एग्जांपल, तब कंपनी को सिर्फ BR पास करने से हो जाएगा। लेकिन अगर वो डिवेंचर का वैल्यू और बोरोविंग जोड़ के ये लिमिट क्रॉस कर रहा है, तब आपको साथ में करना पड़ेगा SR, स्पेशल रेजोल्यूशन। ये रहा इशू, कंपनी क्या कर रही है, डिवेंचर इशू कर रही है प्राइवेट प्लेसमेंट में, लेफ्ट साइड
अगर लिमिट के अंदर है तो ओनली बी आर, अगर लिमिट से ज़्यादा है तो बी आर प्लस एस आर। ये है प्राइवेट प्लेसमेंट। ओके, सो आज का जो मेरा डिस्कशन था वो 4 टॉपिक्स पे था। इट्स अमेंडमेंट प्लस रिविजन। चारों के अंदर अमेंडमेंट छोटे छोटे थे, प्लस रिविजन भी करा दिया मैंने, तो ये अपना अभी डिस्कशन खत्म होता रहता है। और भी चैप्टर्स के आते रहेंगे। अगला चैप्टर जो आएगा दैट विल बी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, उसमें बहुत अच्छा अमेंडमेंट्स है। ओके, थैंक यू।